अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिरर फार्मूले का है। इसे हम लोग मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं। और ये बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ और इसके अलावा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और जो इमेज का डिस्टेंस होता है हमारे पास, जिसको हम लोग P और Q से डिनोट करते हैं, जो भी हम लोग आगे कुछ देर में देखने वाले हैं। इन तीनों के दरमियान ये रिलेशन बताता है, यानी कि जो इक्वेशन होती है मिरर की, ये जो फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली तीन क्वांटिटीज़ के दरमियान है। एक फोकल लेंथ के जो हमारे पास कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या है, एक कितने डिस्टेंस के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, और एक स्मॉल q। और ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस होता है स्फेरिकल मिरर से, कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो स्फेरिकल मिरर से कितने डिस्टेंस के ऊपर फॉर्म हो रही है। कुछ इस तरह का ये हमारे पास रिलेशन है कि 1/f = 1/p प्लस का 1/q। इसे जो है वो मिरर फार्मूला कहा जाता है और इसकी डेरिवेशन आज जो हमने करनी है। इसकी मदद से अगर हमें दो चीज़ें पता हों, फोकल लेंथ जो कि हमें गिवन होती है, या फिर पता होती है कि जो मिरर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ कितनी है, और अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें पता हो, यानी कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और इससे इतने डिस्टेंस के ऊपर मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, तो इस फॉर्मूले की मदद से, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कितने डिस्टेंस के ऊपर होगी। यानी कि एक्यूरेटली हम लोग ये बता सकते हैं, प्रिसाइजली ये बता सकते हैं कि कितने डिस्टेंस के ऊपर इमेज जो है वो फॉर्म होगी। और ये फार्मूला हमारे पास आगे जो न्यूमेरिकल है तमाम के तमाम तकरीबन उन सब के अंदर जो यही वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो डेरिवेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। और डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले जो प्री रेक्विजिट्स हैं इस मिरर फार्मूले को समझने के लिए, वो पिछली वाली वीडियो है और उससे पिछली वाली वीडियो है, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स वाली वीडियो जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया था स्फेरिकल मिरर्स का, और सारी टर्म्स देखी थी कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह, फोकल लेंथ और ये सब चीज़ें, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो पिछली वीडियो के अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उनमें से आपको जो रूल्स हैं कॉनकेव मिरर के, एक तो 2 रूल शुरू वाले, और एक कॉनकेव मिरर के अंदर भी हमने 4 रूल मजीद पढ़े थे कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर हो तो जो लाइट रेज इसको जाके स्ट्राइक करती हैं वो मखसूस रूल्स को फॉलो करती हैं। तो वो 4 रूल्स आपको आने चाहिए। और उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन के अंदर जो एक केस था, बेसिकली इस कॉनकेव मिरर की इमेजेस हमने 6 केसेस के अंदर पढ़ी कि 6 केसेस के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर रखो तो आपको इमेजेस मिलती हैं। तो उनमें से ये वाली जो हमारे पास पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, या फिर ये वाला जो केस था कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान, या फिर इनके ही यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहीं भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर F तक कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखो तो जो इमेज है वो किस तरह से फॉर्म होती है और कहाँ पे फॉर्म होती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको देखना पड़ेगा, या फिर ये वाला जो केस है ये आपको लेना पड़ेगा उस वीडियो के अंदर, ताकि जो मिरर फार्मूला ये अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके अलावा भी जितनी भी चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं वो बेसिक्स हैं, यानी कि उनके ज़रिए से ही आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी मिरर फार्मूले के अंदर। और जो न्यूमेरिकल्स के अंदर भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो सारे के सारे हमने उसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूले को। और मिरर फार्मूले से पहले हमारे पास कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट हैं जो हमने पहले से ही डिस्कस किए हुए हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी इन्हें हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी जो देखा होगा कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, यानी कि एक एंगल जिसका 90 डिग्री का होता है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो इसके अंदर रेशोज़ वगैरह कौन कौन से होते हैं और ये जो साइड्स होती है हमारे पास ये कौन कौन सी होती हैं। तो इसको अगर जल्दी से रिवाइज़ करें तो फ़र्ज़ करो कि ये वाला एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, तो एंगल की बिल्कुल अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री वाले के जो अपोजिट साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो साइड बच जाती है, यानी कि जो एंगल के एडजेसेंट साइड होती है, उसे हम लोग बेस बोलते हैं। इसके रेशो भी हमने पढ़े थे, जिनमें से एक रेशो जो है वो इसकी डेरिवेशन के अंदर इस्तेमाल होगा, कॉन्सेप्ट है वो भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा का क्या पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। कोस थीटा जो होता है वो आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। और इसी तरह फिर जो टेंजेंट थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो ये वाली चीज़ आपको जो है वो पता होनी चाहिए, जो कि हमारे पास कॉनकेव मिरर के अंदर इस्तेमाल होगी।
तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन उसकी। और डेरिवेशन से पहले हमारे पास कुछ कॉन्फिगरेशन होती हैं और फिगर होती है, डायग्राम होती है, तो उसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉन्फिगरेशन कुछ इस तरह की है उनकी, जो पूरी वर्डिंग ऊपर उन्होंने लिखी है वो आप लोग पढ़ लेना। तो वो कुछ इस तरह की है कि फ़र्ज़ करो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के सामने हमने जो है वो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फ़र्ज़ करो कि इसका फोकस है यहाँ से यहाँ तक, और इतना ही डिस्टेंस के ऊपर जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा जो होता है वो हमारे पास फोकस होता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल फोकस है इस कॉनकेव मिरर का। और बोल रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट जो इन दोनों के दरमियान में रखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान में कहीं पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्होंने दो रूल्स के ज़रिए से करवाई है जो हमने पढ़े हुए हैं। एक रूल जो उन्होंने लगाया वो ये वाला लगाया कि अगर एक रे इसके टॉप से, यानी कि इस पॉइंट से अगर हम लोग देखेंगे इस पॉइंट की इमेज इससे टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ पे जाके बनेगी, तो किस तरह से कि एक रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हुई, जाके उसने मिरर को हिट किया, स्ट्राइक किया, तो इसके साथ क्या होगा, उस रूल के अंदर हमने पढ़ा था कि ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी कि कुछ ये जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी इस तरह से पैरेलल हो जाएगी। नाम दे दो पॉइंट्स को। फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट था ये आपके पास पॉइंट बी है। इसी तरह ये जो है आपके पास पोल ऑफ द मिरर है, ये फोकस है और ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और जिस पॉइंट के ऊपर इसने स्ट्राइक किया है मिरर को, इस रे ने, जो ये वाली हमारे पास रे है वो डी के ऊपर किया है पॉइंट, और ये रिफ्लेक्ट जो है वो इस तरह से हुई है। ये एक रे हो गई। दूसरा जो रूल इन्होंने यहाँ पे लगाया है वो ये वाला लगाया है कि अगर एक लाइट रे हमारी सीधी जाए और जाके पोल से टकराए यूँ, तो इसके साथ क्या होता है, ये भी हमने उस वीडियो के अंदर देखा था कि इसके साथ जो वो क्या हो। तो जिस एंगल के ऊपर आके इसने हिट किया होगा इस मिरर के पोल को, इसी एंगल के ऊपर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो रिफ्लेक्ट इसी एंगल के ऊपर होगी, तो कुछ इस तरह से जो वो रिफ्लेक्ट होगी। इसको थोड़ा सा जो है वो अंदर कर लो सी को, और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। तो एंगल जो ये वाला होगा, इसी एंगल के ऊपर हम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है। थोड़े से एरर्स जो है वो आ सकते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम लोग प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे। और यहाँ पे भी जो है वो हमने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है। तो जी, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इस पॉइंट के ऊपर आके इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पहली रे जो थी वो फोकस से गुजरी, मिरर को जाके इसने स्ट्राइक किया पॉइंट डी के ऊपर, और इस तरह से जो रिफ्लेक्ट हो गई। यानी कि ये वाली लाइन जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल हो गई इस तरह से। और जो ये वाली रे थी इससे जाके पोल को हिट किया, और जिस एंगल के ऊपर जाके इसने पोल को हिट किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी एंगल से जो रिफ्लेक्ट हो गई। यानी कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमें रूल ने बताया था उस। और ये दोनों जाके जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया है इन दोनों ने, इस पॉइंट के ऊपर इसकी इमेज बन रही होगी। और हमने इस वाले केस के अंदर देखा भी था कि जो हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही होती है वो बियॉन्ड सी हो रही होती है, यानी कि सी से पीछे। तो अगर इमेज को यहाँ पे ड्रॉ करें इस तरह से कि जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, तो ये बियॉन्ड सी बनी है हमारे पास। अब इस पॉइंट को हमने बी का नाम दिया। ये जो इमेज बनी है इन्हें भी हम जो है वो नाम दे देते हैं। तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो ये इमेज फॉर्म हुई है, ये जो इसका पॉइंट है ये ए डैश है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास बी डैश है। तो सारे पॉइंट्स को हमने नाम वगैरह भी दे दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हम लोग पहले मेंशन करेंगे डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले, तो वो चीज़ें जो है वो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं इसी के नीचे, और फिर यहाँ से जो हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इस मिरर से, वो हमारे पास क्या है, वो यहाँ से होगा कि फ़र्ज़ करो कि ये हम लोग लाइन नीचे तक लेके जा रहे हैं, और जो मिरर है वो कुछ इस पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने इतने डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है इस कॉनकेव मिरर से। इसको स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। ये कैपिटल P जो है इसके नीचे हम यू डंडी लगा देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और ये जो स्मॉल p है विदाउट जो हमारे पास नीचे डंडी है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिख दो कि आपके पास जो स्मॉल p है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर। इसके बाद जो जिस पॉइंट के ऊपर या जिस पोजीशन के ऊपर हमारे पास इमेज फॉर्म हुई है वो ये वाला पॉइंट है। तो फ़र्ज़ करो कि ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको थोड़ा सा ऊपर करके बना लो। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ये स्मॉल p है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा फिर इमेज से लेकर हमारे पास इस मिरर तक का डिस्टेंस, इसे हम लोग q से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो q है ये आपके पास इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, कि कितने इमेज से कितना दूर इमेज जो है फॉर्म हुई है। तो इमेज का डिस्टेंस ये हो गया। इसके अलावा स्मॉल f जो होता है वो हमारे पास फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमें पता है कि क्या होता है, इस फोकस से लेकर इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस f। या फिर इसे भी अगर नीचे बनाएं तो यहाँ पे अगर हम इसे बनाएं तो इसी को नीचे की तरफ ले आओ, और ये हमारे पास मिरर पड़ा हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास f है। अब अगर नाम भी हम लोग दे दें कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, कितने डिस्टेंस पे, b से लेकर p तक। तो इसको नीचे करके अगर थोड़ा सा खुला करके बनाएं, खुला करके लिख लो थोड़ा सा दोबारा से। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास p है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके पास q है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो आपके पास डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। ये q हो गया, ये p हो गया, और ये आपके पास f हो गया। अब अगर यहाँ पे बताएं कि p जो था वो आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, q जो था स्मॉल वो आपके पास इमेज का डिस्टेंस था। इसके अलावा आपके पास जो स्मॉल f है वो आपके पास क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है इस कॉनकेव मिरर की। अब इनके अगर नाम भी लिख दें हम लोग, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है हमारे पास मिरर से, अगर पॉइंट के ज़रिए से बताएं कि b से लेकर p तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट b है, ये वाला पॉइंट p है, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है बेसिकली वो b से लेकर p तक का डिस्टेंस है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, b से लेकर p तक का डिस्टेंस यूँ बता सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है, इमेज इस पॉइंट के ऊपर फॉर्म हुई है, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास b डैश है, और ये वाला जो पॉइंट है p है। तो b डैश और p जो है वो आपके पास इमेज का डिस्टेंस है, यानी कि b डैश पॉइंट से लेकर p तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास इमेज का डिस्टेंस है। फोकल लेंथ की अगर बात करें तो f पॉइंट से लेकर जो कि प्रिंसिपल फोकस होता है p तक का जो डिस्टेंस है, जो कि हाँ हमने पढ़ा भी था फोकल लेंथ की डेफिनेशन के अंदर, ये हमारे पास जो है फोकल लेंथ है। इसके अलावा अगर और चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो दो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, और साथ साथ जो जो चीज़ें आती जाएंगी फिर उनको भी जो है हम लोग देखते रहेंगे। एक जो चीज़ रहेगी वो हमारे पास ये है कि ये जो होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट होती है कि कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास इमेज की हाइट होती है कि जो हमारे पास इमेज है वो कितनी ज़्यादा बड़ा है, कितनी ज़्यादा जो बड़ी है। तो यहाँ पे इसको भी लिख दो कि h0 से जो है वो हमने शो किया है ऑब्जेक्ट की हाइट को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो hi है वो हमारे पास क्या है, इमेज की हाइट, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट। अच्छा, अब इसको भी अगर पॉइंट्स के ज़रिए से बताएं तो a b या फिर b a जो आपके पास किसके बराबर है,
एच नॉट के, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस या फिर बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस जितना भी होगा वो आपके पास एच नॉट होगा। और इसी तरह ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश जो है आपके पास ये हाइट है इमेज की, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें जो हमने कंक्लूड की इस डायग्राम को देखते हुए। अब अगर यहाँ से हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करें तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि आप कंसीडर करो ट्राइंगल्स को। इस फिगर के अंदर काफ़ी सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो अगर हम बोलें कि कंसीडर या फिर इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन से वाला सबसे पहले अगर हम लोग लेट करें ए बी और पी, ए बी और साथ में पी, जो कि ये वाला ट्राइंगल है, ए बी और पी, ए बी और पी, ये वाला ट्राइंगल। अलग से भी बना लो इसको यहाँ पे समझने के लिए, ए बी, ताकि ये जो बीच में गंदगी हुई ये थोड़ी सी छुप जाए। ए बी और पी, हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं, ये एंगल है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके अलावा हमारे पास ये जो चीज़ है ये एच नॉट है, और बी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है, बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पी है, स्मॉल पी, ये हमारे पास पोल है, और ये जो ये स्मॉल हमारे पास पी यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब इसके अंदर अगर हम लोग टेंजेंट थीटा लगाएं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल जो है वो 90 का है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है बिल्कुल अपोजिट, अभी हमने पीछे जो देखा, एंगल की बिल्कुल अपोजिट साइड जो होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और जो चीज़ रह जाएगी आपके पास बेस कहलाएगी। टेंजेंट थीटा हमने पीछे पढ़ा कि वो हमारे पास किस का रेशो होता है, वो हमारे पास रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर की और बेस की वैल्यू डालें टेंजेंट थीटा के फॉर्मूले के अंदर, तो परपेंडिकुलर क्या बन रहा है हमारे पास, ए और बी डिस्टेंस। बेस क्या बन रहा है, बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस, बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस जो है वो आपके पास बेस बन रहा है। तो एक चीज़ आपके पास ये आ गई। इसके अलावा अगर एक और ट्राइंगल कंसीडर करें कि इन ट्राइंगल या इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश और साथ में पी, ए डैश बी डैश और साथ में पी, ये वाला ट्राइंगल अगर यहाँ पे बनाएं आसानी के लिए समझने के लिए, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि आपके पास जो है वो ये ए डैश और ये बी डैश है और ये पॉइंट पी है। इसके अंदर जो 90 डिग्री है वो ये वाला है, ये वाला पॉइंट जो है आपके पास ए डैश है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास बी डैश है, और ये जो आपके पास चीज़ है ये पॉइंट पी है, कैपिटल पी यानी कि पोल ऑफ द मिरर। अच्छा, अब इसके अंदर जो ये हाइपोटेन्यूज होगा 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला, और एंगल अगर हम लोग ये वाला लें, क्योंकि इसके अंदर ये वाला एंगल भी आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी आपके पास परपेंडिकुलर कहलाएगी, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड, और इसकी जो एडजेसेंट साइड बच जाएगी वो आपके पास बेस कहलाएगी। अब ये वाली जो चीज़ थी ए डैश और बी डैश, ये हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज थी। मैंने बोला था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है ये हाइट ऑफ द इमेज है, कि इमेज की जो साइज़ है, इमेज की जो हाइट है वो कितना बड़ा हो गया है। और इसके अलावा बी डैश से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है, बी डैश से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमने बताया कि ये क्यू है, तो इसके साथ क्यू भी हम स्मॉल वाला लगा सकते हैं, वो भी यहीं पे जो लगा लो, ताकि आपको याद रहे कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं क्या क्या है। अच्छा, इस ट्राइंगल के अंदर अभी अगर हम लोग टेंजेंट थीटा लगाएं, अच्छा यहाँ पे इंसिडेंस था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो आपके पास आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है टेंजेंट थीटा। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए डैश और बी डैश, डिस्टेंस ए डैश और बी डैश, और इसके अलावा जो बेस है वो क्या है, बी डैश और पी, ये वाली बेस है तो बी डैश और साथ में पी, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपके पास बेस है इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो ये आपके पास दो रेशो आ गए, इसको बोल दो कि ये 1 वाला रेशो था, ये जो आपके पास है ये 2 वाला रेशो है। और अब अगर यहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर करें, किस लिए, क्योंकि ये जो थीटा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का है, ये बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की।
देखिए ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बराबर है, इसका मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू इस वाले केस के अंदर और इस वाले केस के अंदर दोनों के अंदर सेम आएगी। फर्ज करो कि जो एंगल है ये वाला 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, तो इसका मतलब टेंजेंट 30 और टेंजेंट 30 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इसका मतलब इसको हम लोग कंपेयर करवा सकते हैं, यानी कि ये और ये दोनों सेम है। सेम उस तरह से कंपेयर करवा सकते हैं जैसे हमारे पास फ़र्ज़ करो कि x इज इक्वल्स टू जो है वो आपके पास y है और x जो है वो आपके पास इक्वल है z के, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कंपैरिजन मेथड आपने एलिमिनेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर कि x अगर y के इक्वल है और x z के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि y भी z के इक्वल है। x अगर y के इक्वल है, x अगर z की भी इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा y और z भी आपस में इक्वल है, यानी कि एक साइड को हम इक्वल करवा के कंपेयर करवाते। कंपैरिजन मेथड है, पहले भी हमने काफ़ी बार जो है वो किया हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग कंपैरिजन मेथड करें कि ये जो है हमारे पास टेंजेंट थीटा है और ये दोनों थीटा जो है बराबर हैं, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इसका मतलब ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर कंपेयर करवाएं दोनों को इक्वेशंस को, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी कि ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश और अपॉन में आपके पास बी डैश और साथ में पी। अब अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ भी पुट कर दें, इसको देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, तो क्या क्या होंगी? ए बी हमने क्या बोला था, क्या चीज़ है? ए बी हमने ये बोला था कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ए बी की जगह पे हम लोग एच नॉट डाल सकते हैं। ए डैश बी डैश या फिर ये वाली नीचे वाली देख लो पहले कि बी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? बी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और इसे हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इसके बाद हमारे पास ए डैश और बी डैश है और ये हमने बोला था कि ये हाइट ऑफ द इमेज है, एच आई आ गया इसकी जगह पे। बी डैश और पी हमने बोला कि ये क्यू है, तो यहाँ पे क्यू लिख दिया। और अगर एच वाली यानी कि हाइट वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर दें और जो दूसरी चीज़ है डिस्टेंस वाली है वो एक तरफ कर दें, तो क्या होगा कि मतलब इसको इधर ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको वहाँ ले जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें इस वाली इक्वेशन के साथ, और ये यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब प्लेसेस चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा कि एच नॉट अपॉन एच आई इक्वल्स टू पी और अपॉन में क्यू। इसको बोल दो कि ये आपके पास इक्वेशन बनी है ए। इसके बाद हम दो मज़ीद ट्रायंगल्स को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये वाला जो हम लोग मिटाने लगे हैं क्योंकि इसका काम जो हमने यहाँ पे कर लिया है। तो अब यहाँ से हम लोग दो मज़ीद ट्रायंगल्स को कंसीडर करने वाले हैं, जो कि कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो आपके पास ये वाला एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ए बी और एफ, और एक ट्रायंगल बन रहा है एफ पी और साथ में डी। तो यहाँ पे लिखें कि इन ट्रायंगल आपके पास ए बी और साथ में एफ, तो चूँकि जगह थोड़ी कम है तो देख लेते हैं इसी के अंदर ही जो है वो छोटा सा यहाँ पे करके बना लेते हैं, नीचे बना लेते हैं कि ए बी और साथ में ये वाला एफ तक का जो आपके पास ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ए बी एफ, ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे 90 डिग्री ये आपके पास हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। पॉइंट आपके पास ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला जो है आपके पास एफ है। और इसके अलावा ये जो साइड है आपके पास एच नॉट है, और बस बाकी चीज़ जो अभी ये वाली हमें फ़िलहाल नहीं पता, इसकी भी वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, चलो वो एंड में निकाल लेंगे। थीटा जो इसके अंदर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो ये वाला कर रहे हैं, ये वाला थीटा, और दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर जो थीटा कंसीडर करेंगे वो ये वाला करेंगे थीटा। इसको बोल दो कि थीटा 1, इसको बोल दो कि थीटा 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा 1 आया हुआ है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर कहलाएगी थीटा के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गई वो बेस, यानी कि ये वाली जो है आपके पास बेस। इसके अंदर अगर हम लोग टेंजेंट थीटा लगाएं तो टेंजेंट थीटा 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर जो है आपके पास ए और बी है, डिस्टेंस ए और बी, और इसके अलावा जो बेस है आपके पास वो बी एफ है, तो बी और एफ। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2 जो हमने यहाँ पे बोल दिया था, तो ये इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद अगर एक और ट्राइंगल कंसीडर करें कि फ़र्ज़ करो कि इन राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास
कौन सा, एफ पी ओ डी। अगर इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करें जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरह का कि एफ जो है वो यहाँ पे, पी जो है वो यहाँ पे, वो डी जो है आपके पास ये रहा, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने जो होती है साइड बिल्कुल वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। इसके अलावा थीटा जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इसके अंदर वो ये वाला कर रहे हैं, थीटा 2, तो इसकी बिल्कुल जो अपोजिट साइड होगी वो आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगी। और जो आपके पास साइड बच गई ये वाली एफ पी वाली, ये आपके पास क्या कहलाएगी, बेस। और अगर गौर करें तो एफ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एफ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास फोकल लेंथ होता है स्मॉल एफ, तो ये स्मॉल एफ है। अगर यहाँ पे हम लोग टेंजेंट थीटा लगाएं तो टेंजेंट थीटा 2 इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, पी से लेकर डी तक का डिस्टेंस, पी डी या फिर डी पी एक ही बात है, तो पी डी लिख दो या फिर डी पी लिखो, आपकी मर्ज़ी है। और बेस के अंदर क्या आएगा, एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस, एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट करो कि बन गई 4। और अब जो है वो हमें ये मिटाने पड़ेंगे ट्राइंगल, तो ट्राइंगल मिटा दो। और यहाँ पे जो है वो एक और आपके पास चीज़ यूज़ हो रही है मैथमेटिक्स की, जो कि थ्योरम होता है। मैथमेटिक्स का सबसे पहला थ्योरम कि जब आपके पास दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्रिएट होते हैं वो आपके पास कंग्रुएंट होते हैं, वो आपके पास इक्वल होते हैं। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हों तो जो वर्टिकली अपोजिट आपके पास एंगल्स बनते हैं वो आपके पास सेम होते हैं। इस केस के अंदर 1 2 जो है वो एंगल आपके पास बिल्कुल सेम है, इक्वल है, और 3 और 4 जो एंगल है वो इक्वल है। यानी कि ये वाला थ्योरम था आपके पास कि लाइंस इंटरसेक्ट हों तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट ये वाले एंगल बन रहे होते हैं आपके पास सेम होंगे, ये भी सेम होगा और ये वाला भी सेम होगा। तो अगर इस पिक्चर के ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर, इस फिगर के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ केस इसी तरह का बन रहा है कि ए से लेकर डी तक जो रे जा रही है वो एक लाइन है, और जो यहाँ से लेकर बी से लेकर पी तक की लाइन जा रही है ये दूसरी लाइन है, बी से लेकर पी तक की जो लाइन जा रही है ये दूसरी लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बने हैं आपके पास, जिसको आपने थीटा 1 और थीटा 2 का नाम दिया है, ये दोनों कंग्रुएंट होंगे, दोनों सेम होंगे, मैथमेटिक्स का थ्योरम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2, जिस तरह हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों इक्वेशन को भी हम लोग कंपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा 1 है और थीटा 2 जो वो सेम है, तो टेंजेंट की सेम वैल्यूज आएंगी और वही हम लोग कंपेयर जो वो करवा सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाओ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, 3 and 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 को जब कंपेयर करवाओगे तो ये वाली साइड इसी वाली साइड के बराबर आ जाएगी, यानी कि ए बी डिस्टेंस और अपॉन में जो बी एफ का डिस्टेंस है ये इक्वल आएगा आपके पास पी डी डिस्टेंस के और साथ में एफ और पी डिस्टेंस के। अब सारे जो डिस्टेंस आपको पता है उसके अंदर डालते रहो। ए बी का डिस्टेंस किसके बराबर होता है, एच नॉट के, ए बी डिस्टेंस एच नॉट के बराबर है। इसके अलावा बी एफ को जो है वो भी फ़िलहाल आप रहने दो, इसको भी थोड़ी देर में करते हैं हम। पी डी डिस्टेंस को अगर देखें, पी से लेकर डी तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्या ये इस डिस्टेंस के बराबर नहीं, इस वाले के? अगर यूँ लेके जाएं हम लोग, पी से लेकर डी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस क्या ये बराबर नहीं है? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है जो डी पॉइंट से जो आई है, डी पॉइंट से इस तरह से आगे गई है, तो दोनों अगर लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब यहाँ से आप अगर डिस्टेंस ले रहे हो पोल से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहे हो तो दोनों बराबर होंगे, तभी तो ये पैरेलल है। ये वाला जो पॉइंट है आपके पास क्या है, बी डैश, और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास ए डैश है, ये पी ओ डी है। तो यहाँ पे अगर पी डी डिस्टेंस लिखा हुआ तो इसका मतलब कि बी और बी डैश और ए डैश डिस्टेंस सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास पी डी डिस्टेंस है वो ए डैश बी डैश के बराबर है, पी डी डिस्टेंस जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर है। यहाँ पे कहीं पे जो आप बता दो, पी डी डिस्टेंस जो है वो ए डैश और बी डैश के बराबर है, और ए डैश और बी डैश किसके बराबर है, एच आई के, हाइट ऑफ द इमेज के, हाइट ऑफ द इमेज।
तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पी डैश और डी डैश की जगह पे जो है वो एच नॉट लिख सकते हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं एच आई वाली। तो यहाँ पे एच आई लिख दिया। और एफ पी जो है वो हमें पता है कि वो स्मॉल एफ के बराबर होता है, यानी कि फोकल लेंथ होती है, तो यहाँ पे स्मॉल एफ लिख दिया। अब अगर इस बी एफ डिस्टेंस को निकालना हो तो बी एफ डिस्टेंस निकालने के लिए आपको जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। किस तरह से कि यहाँ पे हमने देखा बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या है, पॉइंट बी से पॉइंट पी यानी कि पोल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे कहीं पे हमने बताया पी यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इस डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मिरर से अगर देखें तो। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो पॉइंट है ये एफ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास स्मॉल एफ कहला रहा है। इसी के ऊपर प्रिंसिपल फोकस है, इसी लाइन के ऊपर। और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास फोकल लेंथ होती है। यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक जो ये पी यानी कि इसको हमने यहाँ बनाया हुआ है, ये और ये वाली चीज़ जो हमने यहाँ पे बनाई है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम लोग ये देखें, ये वाला जो पॉइंट है ये पी है और ये पोल है, जबकि ये वाला जो पी है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और ये स्मॉल एफ जो है फोकल लेंथ है। अच्छा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस पी है यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है। तो ये जो बच जाएगा डिस्टेंस बी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस वो वाला कहलाएगा जो हमारे पास ये दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो हमें बोल रहे हैं कि ये वाली वैल्यू बताओ कि ये क्या है, यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या डालें। तो इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि फ़र्ज़ करो कि आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस है जो 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर तक का है, 6 मीटर तक का है। और यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है फ़र्ज़ करो कि वो 4 मीटर का है। तो जो बच जाएगा वो कितना होगा, थोड़ा सा और बढ़ा दो। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 4 है, तो ये जो बच जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा। अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक जो 4 मीटर का है, जो बच जाएगा वो कितना होगा। सारे बोलेंगे कि 2 मीटर, जाहिर सी बात है। पूरा अगर 6 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है, तो जो बच गया वो तो आपके पास 2 मीटर कहलाएगा। और ये कैसे आया, जो बड़ी वाली वैल्यू थी उसको हमने छोटी वाली वैल्यू में से माइनस कर दिया, यानी कि डेल्टा आया हुआ है, यानी कि चेंज आया हुआ है। मतलब आप बड़ी वाली वैल्यू में से इस छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दो। 6 माइनस का 4 जो होता है आपके पास 2 के इक्वल आता है, आपको इस तरह से पता लगा। तो अगर ये वाली चीज़ पता करनी है कि बी से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस है वो किस तरह से आएगा, तो आप क्या करो कि पूरा जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर दो इस वाली डिस्टेंस से। यानी कि बी एफ डिस्टेंस किस तरह से आ सकता है कि इस पूरे के पूरे डिस्टेंस को जो कि हमारे पास पी है माइनस कर दो आप इस एफ से, तो जो डिस्टेंस बचेगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा। इस पूरे को माइनस कर दो इसमें से, या फिर इसको माइनस कर दो इसमें से, तो जो डिस्टेंस बचेगा वो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा। यानी कि इस पूरे को उड़ा दो, इस पूरे को उड़ाएंगे तो क्या बचेगा, बी एफ डिस्टेंस। तो बी एफ डिस्टेंस जो पी माइनस का एफ़ के इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम लोग पी माइनस का एफ़ जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके अंदर कि पी माइनस का एफ़ जो है हमारे पास बी एफ की जगह पे है, पी माइनस का एफ़। इसके बाद अगर इसी तरह की इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और वो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बी बन जाएगी एच नॉट और अपॉन में एच आई इज इक्वल्स टू पी माइनस का एफ़ और अपॉन में आपके पास एफ़, और ये फ़र्ज़ करो कि आपके पास इक्वेशन बन गई बी। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। अब अगर ये वाली साइड देखें और ये वाली साइड देखें तो ये दोनों की दोनों बराबर है, सेम है। दोबारा से कंपेयर करवा सकते हैं ए को और बी को, क्योंकि एक साइड जो वो सेम आ रही है हमारे पास। ये भी एच नॉट अपॉन एच आई है, ये भी एच नॉट अपॉन एच आई है, तो उसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। वही वाली एग्जांपल के एक्स जो है वो इक्वल है वाई के और एक्स जो है वो इक्वल है जेड की भी, उसका मतलब क्या हुआ कि वाई भी इक्वल है जेड के। तो सिंपली ये हमारे पास कंपैरिजन मेथड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए को और इस बी को जो हम लोग कंपेयर करवा सकते हैं। तो मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, और यहाँ से जो मिटा के दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इसको और इसको जो हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं, और कंपेयर करवाने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी नई, जो कि किसकी इक्वल होगी कि पी अपॉन क्यू
जो है वो हमारे पास इक्वल है P माइनस का F और अपॉन में आपके पास F के। अब इसको लेके चलना है और हमें जो मिरर फार्मूला बना के लाना है जो कि किसके इक्वल होता है, मिरर फार्मूला जो हमारे पास इसके इक्वल होता है कि 1/f जो है वो इक्वल है 1/p प्लस का 1/q। इसको मिरर फार्मूला बोलते हैं। और इसके बाद हमारे पास यही वाली वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं, यानी कि इस q को यहाँ ले जाके इस पूरी की पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और इस f को वहाँ ले जाके जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं, तो क्या होगा कि p मल्टीप्लाइड बाय f, जब ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा तो चूँकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे आके p माइनस के f से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब q को अगर अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो q मल्टीप्लाई बाय p आपके पास qp आ जाएगा, q मल्टीप्लाई बाय f जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, q इंटू f, यानी कि qf। अब अगर हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें p q f से, क्योंकि वो वाली फॉर्म हमने बनानी है, एक जनरल फॉर्म बनानी है, तो हम लोग कर सकते हैं दोनों साइडों के ऊपर जो है वो आप डिवाइड करवा दो। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय p q एंड f, तीनों से डिवाइड करवाने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे जो वो एक इसी तरह की जो वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो p f और डिवाइडेड बाय आपके पास p q f, और इस साइड पे भी जितनी भी टर्म्स है हमारे पास सबके साथ हम लोग p q f को डिवाइड करवाएंगे। तो q p डिवाइडेड बाय p q और f माइनस का q f और डिवाइडेड बाय p q और f, यानी कि हमने इक्वल टू के इस साइड भी जितनी टर्म्स थी सबको p q f से डिवाइड करवा दिया और इक्वल टू के इस तरफ भी जितनी टर्म्स थी सबको p q f से डिवाइड करवा दिया, तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो बैलेंस रहेगी। और मैथमेटिक्स का यही उसूल होता है कि आप इक्वेशन के अंदर कुछ भी खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हो, फ़र्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। और मैथमेटिक्स के अंदर भी आपने ये काफ़ी बार किया और फिज़िक्स के अंदर भी काफ़ी बार किया हुआ है। जैसे कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं तो वो इक्वेशन बैलेंस होती है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए जो ऐड करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस तरह की फॉर्म बनानी है, तो तभी हमने इसको जो डिवाइड किया है। अब होगा क्या कि p ऊपर नीचे कैंसिल, f ऊपर और नीचे कैंसिल, यहाँ पे p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, q से q कैंसिल और f से f कैंसिल। इधर जो चीज़ बची ऊपर जो है 1 आ जाएगा, नीचे जो आपके पास q आएगा, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे आपके पास क्या बचा f, माइनस का यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे आपके पास क्या बचा p। अब अगर ये वाली टर्म हम लोग इज इक्वल टू के इस तरफ लेके चले जाएँ, दूसरी तरफ लेके चले जाएँ, तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1/f, या फिर ये 1/q अपनी जगह पे, ये माइनस का साइन जब इज इक्वल टू की साइन क्रॉस करेगा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/p इज इक्वल टू 1/f। और अगर इसको घुमा के लिखें, सही करके लिखें, तो हमारे पास जो फाइनल मिरर फार्मूला बना है वो क्या है, फाइनल जो मिरर फार्मूला बना है वो हमारे पास क्या बना है कि 1/f जो है वो इक्वल है 1/q प्लस का 1/p, या फिर इसको जो है वो आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, यानी कि 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर आपके पास 5 ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इनकी, एडिशन की। तो 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q, ये हमारे पास होता है मिरर फार्मूला, या फिर इसको मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं हम लोग, मिरर फार्मूला या फिर मिरर इक्वेशन। और यही वाला फार्मूला जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होगा, जिसकी मदद से हम लोग, अगर हमें 2 चीज़ें इसके अंदर दी हुई हों तो तीसरी चीज़ की जो वैल्यू हम लोग इस फार्मूले को इस्तेमाल करके बता सकते हैं। तो ये था हमारे पास मिरर फार्मूला, और छोटी छोटी 1-2 डेफिनेशन जो वो रह गई हैं वो अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एक मैग्नीफिकेशन की जो फार्मूले के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं, और एक यूजेस हैं जिनको सिर्फ हमने रिवाइज करना है। शुरू के अंदर जो हमने स्फेरिकल मिरर्स के अंदर यूजेस देखे थे कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं यहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो उनको हम जो नाम दे देंगे कि इस एग्जांपल के अंदर जो हमारे पास मिरर इस्तेमाल हो रहा था वो कौन सा था, इस एग्जांपल के अंदर जो मिरर इस्तेमाल हो रहा था वो कौन सा था। तो वो अगली वीडियो के अंदर जो वो कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।